किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो अपनी प्रॉब्लम ले लेगा। अब अगला टॉपिक आज हम शुरू करेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। अभिक्रिया क्रियाविधि। इसको कहा जाता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट। क्या है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जनरल नहीं है, इसका नाम जनरल है बस। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने की सबसे पहली सीढ़ी यही है। अगर आपको रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, प्रिपरेशन वगैरह पढ़ना है, तो आपको ये समझना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तुम क्यों कहते हो कि देखो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जितने भी 12th के होते हैं उनका यही होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती है, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनको फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री नहीं आती। ठीक है, जब तक फर्स्ट ईयर का ये पोर्शन आपको नहीं आएगा तब तक आप कितनी मेहनत कर लो, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ रटनी पड़ेगी बस। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन में। पहले तो बताओ रिएक्शन के बारे में जानते क्या है आप? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? 10th क्लास में पहला ही चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया। हाँ, एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनाते हैं। अब एक्चुअली होता क्या है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे ये दो पदार्थ हैं, ठीक है ना, when they react क्या बन जाएगा? ऐसा कुछ बन जाता है, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि पहले एक इसके साथ था बी के साथ, और प्रोडक्ट में एक इसके साथ आ गया सी के साथ, ठीक है। इसमें सी डी के साथ था, इसमें बी डी के साथ। थोड़ा और अंदर जाते हैं, क्या हुआ इसमें? एटॉमिक रीऑर्गेनाइजेशन हो। क्या हो गया? एटॉमिक रीऑर्गेनाइजेशन मतलब परमाणुओं का पुनर्विन्यास, और कुछ नहीं। एक शब्द में अगर आपसे कोई पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो एक शब्द में अगर उत्तर देना है तो क्या कहेंगे? परमाणुओं का पुनर्विन्यास, रीएडजस्टमेंट होता है, ठीक है। परमाणुओं का पुनर्विन्यास। और इस प्रोसेस में क्या होता है, कुछ पुराने बंध टूट जाते हैं, कुछ पुराने बंध टूट जाते हैं, ठीक है। मतलब दो ही स्टेप होता है, बंध टूटना और बंध बनना। कुछ नए बंध बन जाते हैं, यही है रासायनिक अभिक्रिया। कब? जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो उससे कुछ नया बनता है। वो नया कैसे बनेगा? नया बन नहीं सकता है, नया एटम तो बन नहीं सकता, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ रखा है एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एटम का क्या होता है? सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन होता है। अच्छा, जब दो पदार्थ ये मिलते हैं तो इन दोनों पदार्थ का नाम होता है बेटा, एक को कहते हैं क्रियाधार। क्या कहते हैं? क्रियाधार। और दूसरे को कहते हैं अटैकिंग एजेंट, ठीक है ना, या फिर आक्रमणकारी।
आक्रमण एक होता है क्रियाधार और दूसरा क्या होता है आक्रमणकारी। ठीक है ना। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो बीच में एक सिचुएशन वो आती है। देखो अभी मैंने क्या बताया, अभिक्रिया कैसे होती है, बॉन्ड टूटता है, पहले पुराने वाले बॉन्ड टूट जाते हैं और नया बॉन्ड बन जाता है। तो बीच में एक सिचुएशन वो भी तो कंसीडर कीजिए कि जब बॉन्ड टूट तो गया लेकिन अभी बना नहीं है, उसको कहा जाता है मध्यवर्ती। क्या कहा जाता है? और ये मध्यवर्ती बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी भी अभिक्रिया की स्पीड कितनी होगी, प्रोडक्ट कितना स्टेबल बनेगा, कौन सी अभिक्रिया किस डायरेक्शन में जाएगी, ये इसी मध्यवर्ती पे डिपेंड करता है। अभी आगे पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म तो वहां समझ में आएगा। और फिर मध्यवर्ती से क्या बन जाता है, यानी नया बंध बन जाएगा, उसको अब क्या बन गया, वो उत्पाद। ठीक है ना। अब समस्या ये है कि क्रियाधार और आक्रमणकारी, ये दोनों शब्द, क्रियाधार का मतलब वो आधार सब्सटेंस जिसके ऊपर अभिक्रिया होनी है, और आक्रमणकारी जो इसके ऊपर आके आक्रमण करेगा। आक्रमण का मतलब क्या, AK-47 लेके आएगा है, बम वगैरह लेके आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में इनके बीच में कुछ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी का डिफरेंस होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिफरेंस। अब इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? माइनस। अब देखिए भाई, जिस चीज के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी बच्चों, जिसके पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। यही समझना है आपको। रासायनिक अभिक्रिया को करवाने में आपको कम से कम और ज्यादा भी 50% अभिक्रियाएं आपकी यही सॉल्व हो जाती हैं। अगर आपको यह पहचानना आ गया कि किसी भी क्रियाधार में या अटैकिंग रिएजेंट में पॉजिटिव पार्ट कौन सा है और नेगेटिव पार्ट कौन सा है। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको फर्स्ट ईयर का 3rd चैप्टर, उसमें एक टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है ना। क्या होती है विद्युत ऋणात्मकता? पढ़ाई, किसी भी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, कौन से इलेक्ट्रॉन को? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता। ये देखो, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जब बंध बनता है तो आपने क्या पढ़ा था कि भाई एक इलेक्ट्रॉन कौन देता है? कार्बन, और एक कौन देता है? हाइड्रोजन। तो दोनों बराबर बराबर के हिस्सेदार हो या नहीं? है ना। तो इनके ऊपर बराबर बराबर अट्रैक्शन लगना चाहिए। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे दोनों का राइट सेम होना चाहिए ना, इक्वल होना चाहिए। जल्दी बोलो। तो अगर इक्वल राइट होगा तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एग्जैक्टली बीचों बीच में होगा, एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में होगा। जैसे यहां से एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पे पाए जाएंगे? 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर इन दोनों में से, यानी जो बॉन्ड बना रहे हैं, इन दोनों परमाणुओं में से किसी एक एटम के न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन है, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो जो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वाला है वो क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज को खींचेगा अपनी तरफ। समझ में आया? तो अगर दोनों में प्रोटॉन्स बराबर होते तब तो इलेक्ट्रॉन बीच में रहता। अब यहां देखिए, कार्बन के पास प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा कार्बन की तरफ ज्यादा, यानी ये कार्बन से नापोगे तो लगभग ऐसे मान लो, रैंडमली बता रहा हूं, कार्बन के थोड़ा नजदीक मिलेंगे और हाइड्रोजन से थोड़ा दूर मिलेंगे। समझ में आया? इस तरीके से कार्बन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल, ये जो साइन बना रहा हूं ये वाला, ये पार्शियल का साइन। पार्शियल का मतलब पूरा एक नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव डेवलप हुआ है, और हाइड्रोजन पे थोड़ा सा
पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे ये थोड़ा सा किसकी तरफ शिफ्ट हो गए? कार्बन। और बच्चों इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पे कैसा चार्ज जाएगा? नेगेटिव। और जिससे दूर जाएगा उस पे पॉजिटिव। ठीक है। इसी तरीके से अटैकिंग रिएजेंट भी होंगे जिनमें पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होगा, या जिनमें इलेक्ट्रॉन, किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, किसी के पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन, या ऐसे समझिए, इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आक्रमणकारी भी इलेक्ट्रॉन रिच हो सकते हैं या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है। यानी ऐसे आक्रमणकारी जिनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन रिच। रिच मीन्स हाँ, तो ये वैसे अमीर नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का अमीर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अच्छा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसके ऊपर कैसा आवेश आएगा? नेगेटिव आवेश आएगा, ऋण आवेश आएगा। ठीक है ना? इसका मतलब इसके ऊपर संभव है कि नेगेटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन न्यून होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके ऊपर कैसा आवेश आएगा? तो इसके आधार पे अगर हम बात करें तो आक्रमणकारी कितने प्रकार के होते हैं? दो। ठीक है ना? एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही। और दूसरा नाभिक स्नेही। अब परमाणु के बारे में पढ़ा है आपने। इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश। तो नाभिक पे कैसा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होगा? स्नेह का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचने वाला। कौन जाएगा इलेक्ट्रॉन की तरफ? प्रोटॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? माइनस। उसकी तरफ कौन जाएगा? प्लस वाला जाएगा। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन स्नेही वो होंगे जिनके ऊपर जिनके पास पॉजिटिव आवेश या इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जैसे ऑक्टेट पूरा ना हो। ठीक है ना? नाभिक से नहीं, नाभिक पे कैसा आवेश होता है? धन आवेश। तो नाभिक की तरफ कौन जाएगा? ऋण वाला, है ना? भाई धन आवेश की तरफ कौन आकर्षित होगा? ऋण आवेश वाला आकर्षित होगा। तो नाभिक से नहीं कौन से होंगे? इनके पास कैसा आवेश होता है? या तो ऋण आवेश होता है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन इनके पास ऐसे होते हैं जो बंध बनाने में यूज ना हो। ठीक है ना? उसको क्या कहा जाता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया बेटा? क्रियाधार भी समझ में आ गया? वो पदार्थ जिसके ऊपर आक्रमण होता है। आक्रमणकारी कौन होगा? जो आक्रमण करता है। आक्रमण कैसे होता है? आक्रमण का मतलब वास्तव में दो विपरीत चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है। दो विपरीत नेचर वाली चीजों के बीच में अट्रैक्शन होता है। इसी को हम कहते हैं आक्रमण। समझ में आया? आगे चले।
अब ये आवेश बनता कैसे, आवेश आता कैसे, ठीक है ना। इसके लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के बारे में हमें पढ़ना है। इसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के बारे में। अच्छा, अब पहले एक चीज बताओ, अगर कहीं पे कार्बन कार्बन के बीच में बंध बना हो तो ऐसे केस में क्या इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन की तरफ खींचेगा या बीच में रहेगा? बीच में रहेगा। अगर यहीं पे क्लोरीन आ जाए तो, अब ध्यान से सुनना भाई, लास्ट रो बैक बेंचर्स, इधर देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। अच्छा लग रहा है? सही। क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन हमारी पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, पीरियोडिक टेबल देख रखी है ना, लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन हिंदी में लिखोगे, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती, और नीचे जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता ठीक है। अब क्लोरीन और कार्बन का कंपैरिजन करके देखते हैं। देखो कार्बन यहां है ग्रुप नंबर 14 में, ठीक है ना। इसके बाद कौन आता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फ्लोरीन के नीचे क्या है? क्लोरीन, इधर सल्फर है, ठीक है ना, और फास्फोरस है, सिलिकॉन। तो जो क्लोरीन है ये कार्बन से राइट में है, इसका मतलब इसकी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा है। इट मींस कि अगर कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं इनको हम कंपेयर करें, इनकी सिचुएशन देखें, तो इस पे क्लोरीन ज्यादा फोर्स लगाएगा और कार्बन इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों ये किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? क्लोरीन की तरफ। तो क्लोरीन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पूरा नहीं, मतलब पार्शियल, हाँ पार्शियल डेटाबेस। और कार्बन पे क्या आ जाएगा? पार्शियल। अब जब इस पे पार्शियल धनावेश आया तो अब इसने इसको खींचना शुरू किया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा धनावेश आ गया, अगले पे भी थोड़ा सा धनावेश आ गया, ठीक है ना। मतलब हुआ क्या कि ये सारे कार्बन कार्बन बहुत आराम से सो रहे थे, बैठे थे, कोई टेंशन नहीं थी। एक आया, कौन आया? क्लोरीन। जैसे वो जुड़ा उसने क्या किया? सबको चार्ज कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग होती है, कौन से इलेक्ट्रॉन की? सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से शिफ्टिंग होती है, इसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। किस पे काम करता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन पे काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आई इफेक्ट। किसकी वजह से आया आई इफेक्ट? क्लोरीन। तो क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आया? माइनस। तो इंडक्टिव इफेक्ट भी आगे दो प्रकार का बनेगा। कौन कौन सा? एक माइनस आई इफेक्ट
और दूसरा प्लस आयन, जिसकी वजह से, अच्छा ये बताओ, इंडक्शन का भी नाम सुना है आप? इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरणा लेना, है ना? किसी चीज को देख करके किसी दूसरी चीज में जब कोई क्वालिटी आ जाती है हम कहते हैं इंड्यूस हो गई, इंड्यूस्ड करंट पढ़ते हो आप फिजिक्स में, ठीक है? तो इंडक्टिव का मतलब क्या होता है कि किसी एक चीज को के जुड़ने की वजह से बाकी सभी चीजों में क्या आ गया, कुछ ना कुछ चेंज आ गया, कोई ना कोई आवेश उत्पन्न हो गया, जिसको हम कहेंगे इंडक्टिव। क्या कहेंगे? इंडक्टिव। पहले ये बताइए समझ में आया क्या हो रहा है? अब यही सिचुएशन देखिए, मान लीजिए कार्बन कार्बन के साथ कोई कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज जुड़ जाती, जैसे एग्जांपल मैग्नीशियम ले लो। अब मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम यहां कहीं पे, अब बताइए मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप में है और कार्बन कौन से ग्रुप में है? चौथे में। तो ज्यादा राइट कौन हो? कार्बन हुआ। जाहिर सी बात है कार्बन ज्यादा पावरफुल है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता मैग्नीशियम से ज्यादा है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? कार्बन खींचेगा मैग्नीशियम? कार्बन खींचेगा। तो यहां देखिए कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आया और मैग्नीशियम पे प्लस। अच्छा ये घटना किसके आने से घटी? और मैग्नीशियम के ऊपर कैसा चार्ज? प्लस। तो इसको हम कहेंगे प्लस आयन। क्या कहेंगे? प्लस आयन। और इसको क्या कहेंगे? माइनस आयन। समझ में आ गया? प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट का जो यूज होता है ये सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अम्लीयता, उसकी क्षारकता और उसकी स्टेबिलिटी बताने में किया जाता है। तो आई इफेक्ट ये नोट करो, आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट तथा प्लस, ठीक है ना? जो हेटेरोएटम जुड़ रहा है अगर उसके ऊपर कैसा चार्ज आया? माइनस चार्ज आया तो उसको कहेंगे माइनस आई। यानी अगर इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन से दूर की तरफ मूव कर रहे हैं, कार्बन चेन से दूर जा रहे हैं तो माइनस आई, और अगर इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ आ रहे हैं तो प्लस आई। ठीक है? अब इसका यूज कहां होता है? आई इफेक्ट कहां कहां यूज होगा? एसिडिक नेचर बताने में, किसी भी कंपाउंड का एसिडिक नेचर बताने में, बेसिक नेचर बताने में, और तीसरा स्टेबिलिटी बताने में। ठीक है? जैसे एसिटिक एसिड का नाम सुना बच्चों? कौन सा एसिड है ये? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। और आईयूपीएसी ने बताना, दो कार्बन है तो इथेन और ओइक अम्ल या ओइक एसिड, तो क्या हो गया? इथेनोइक एसिड। अगर इसी में हाइड्रोजन को, किसी एक हाइड्रोजन को हटा के हम माइनस आई इफेक्ट क्रिएट कर दें, माइनस आई कब क्रिएट होगा? जब कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज आके जुड़ेगी, फ्लोरीन जुड़ जाए, क्लोरीन जुड़ जाए, आयोडीन जुड़ जाए। ठीक है ना? 3 हाइड्रोजन थे ना, एक हटाया, इसके क्या आ गया? क्लोरीन। अब इसका क्या नाम है? 2 क्लोरो
2 क्लोरो इथेनोइक क्या नाम है आपका? खड़े हो गए, नाम बताइए। आलू। इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? नहीं, इन दोनों में किसी में माइनस आई प्लस आई दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? किस में दिख रहा है? नीचे वाले में या ऊपर वाले? नीचे वाले में। कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई या प्लस आई? कौन सा इफेक्ट है? और माइनस आई इफेक्ट हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। याद कर लेना, नोट कर लो इसको। माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा? एसिडिक इफेक्ट को या एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। तो प्लस आई आ लेना। प्लस आई क्या करेगा बेटा? कम करेगा, डिक्रीज। गुड। एसिडिक। अब बेसिक के बारे में जरा प्रैक्टिस कीजिए। माइनस आई क्या करेगा? उल्टा हो जाएगा। माइनस आई डिक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ और प्लस आई इंक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, समझ में आ गया? ये याद करना, ये आगे आपको हर चैप्टर में मिलने वाला है। हर चैप्टर में इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तो पहले तो आपको पहचानना सीखना है इफेक्ट कौन सा लग रहा है, माइनस आई या प्लस आई। और उसके बाद ये याद होना चाहिए कि माइनस आई क्या करता है और प्लस आई। ठीक है, आगे चले। अब एक दूसरा इफेक्ट है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देखिए, हमारा सबसे पहला लेक्चर, जिस दिन हमने सबसे पहला लेक्चर दिया था ऑर्गेनिक का, वो याद कीजिए। वहां पे हमारी आपसे बात हुई थी कि कार्बन पाई बॉन्ड कब बनाता है। चलो चलो, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में ज्यादा मजबूत कौन होता है? सिग्मा। तो जाहिर सी बात है कार्बन सिग्मा बॉन्ड ही बनाना चाहेगा। तो पाई बॉन्ड क्यों बनाता है? हाँ, जब उसको उतने हाइड्रोजन नहीं मिलते जितने की आवश्यकता हो, मतलब मजबूरी में। पाई बॉन्ड कैसे कब बनेगा? जब कार्बन के पास मजबूरी होगी कि उसके पास उतने एटम्स नहीं है जितना उसको चाहिए। अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए कार्बन को जितने हाइड्रोजन चाहिए, अगर उतने हाइड्रोजन उसे नहीं मिल पा रहे हैं तो उसे मजबूरी में क्या बनाना पड़ेगा? पाई। ठीक। अब एक चीज सोचिए, मान लीजिए हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन ने पाई बॉन्ड बना रखा है। तो जाहिर सी बात है इसके पास कुछ तो मजबूरियां हैं, इसलिए इसने पाई बॉन्ड बनाया है। अब अगर इसको कोई सिग्मा बॉन्ड बनाने वाली चीज दिख जाए ये तो राजी हो जाएगा, क्योंकि इसकी दिली इच्छा क्या है कि मैं सिग्मा बॉन्ड बनाऊं। मजबूरी में इसने क्या बनाया था? पाई बॉन्ड। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर पाई बॉन्ड बना हुआ है, कुछ केसेस छोड़ करके, वो मैं बाद में डिस्कस करेंगे जब एरोमेटिसिटी वगैरह बताऊंगा कभी तब। बाकी नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी पाई बॉन्डेड कंपाउंड्स के पास अगर कोई सिग्मा बॉन्ड बनाने वाली स्पीसीज या सिग्मा बॉन्ड बनाने वाला एटम उसकी तरफ अगर अप्रोच करता है तो ये जो मॉलिक्यूल है ये अपने पाई बॉन्ड को पहले से उसके